Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Patient Care and Hospital Management of DRT Part 2. पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना टॉपिक चल रहा था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी अपन डिस्कस कर रहे थे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। दैट मीन्स कि कहीं पे भी हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए, दैट मीन्स हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने के लिए और फिर इसे ऑपरेट करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर में एक ही बात डिस्कस की है, मेन जो बात अपनी है कि हॉस्पिटल के अंदर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं अपने, ड्रग्स, व्हीकल्स, ठीक है, रेडिएशन डिपार्टमेंट हो गया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, अपना लैब हो गई। दैट मीन्स हर एक चीज़ का अलग महत्व होता है वहाँ पे, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अंदर दैट मीन्स सभी की सभी कंडीशंस के अंदर इनके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि जो डिपार्टमेंट आपका जिस अथॉरिटी से रिलेट करता है, ठीक है, उस अथॉरिटी से उस डिपार्टमेंट की आपको परमिशन होनी चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट वो चीज़ें आपको मिलेंगी कब? जब वो अथॉरिटी आपको अप्रूव करेगी, और अथॉरिटी जब अप्रूव करेगी, जब आप अथॉरिटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो अप करते हुए, दैट मीन्स उनको फॉलो करते हुए आप सारे जो डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन करके चलते हो, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ के बारे में आज डिस्कस करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, आप एक हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे ओपन कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, उसे ऑपरेट कर रहे हो, तो उससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट हार्म नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी आपको ख्याल रखना है। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिएगा? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी चाहिए। दैट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट मीन्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप हॉस्पिटल, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। द एनओसी मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जिस स्टेट में आप हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हो, उस हॉस्पिटल में जो भी आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगता है, उस बोर्ड से आपको एनओसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अंडर वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड हजार्डियस वेस्ट एक्ट, जो भी पोल्यूशन के अंदर आते हैं, चाहे आपको वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो या फिर नॉइज़ पोल्यूशन हो या फिर हजार्डियस वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ से वेस्ट निकलेगा, वो वेस्ट हार्मफुल तो नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, अगर है तो फिर उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। द एनओसी इज़ रिक्वायर्ड बिफोर commencing the work in the hospital and the renewed periodically for operating the patient care activities। that means कि आप हॉस्पिटल में वर्क स्टार्ट करते हो उसी से पहले आपको एनओसी चाहिए होगी, और एनओसी का भी एक टाइम पीरियड होगा। दैट मीन्स आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितने टाइम के लिए देता है, उसके बाद में उसको आपको पीरियोडिकली क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। द सर्टिफिकेट इज गिवन इफ द effluent sewerage from the hospital air pollution emission and is within the limit defined by the pollution control board। सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, वो जो आपको लिमिट बताता है उस लिमिट के अंदर रह के आप सारा का सारा वेस्ट का मैनेजमेंट करोगे। दैट मीन्स जो भी वेस्ट वहाँ से निकल रहा है आपके हॉस्पिटल से, उसको सारे को आप अगर उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैनेज करते हो तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है अपना अथोराइजेशन फॉर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। दैट मीन्स कि जैसा कि अपना बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इसका अपने पास एक अलग से भी टॉपिक है पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसको अपन बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इनकी कैटेगरीज में भी इनको डिवाइड कर रखा है, और इनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे और ये किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, ये गाइडलाइंस कौन देता है? आपका
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना है। द अथोराइजेशन इज रिक्वायर्ड ऑन अ ईयरली बेसिस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स आपको अथोराइजेशन चाहिए कि किससे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। द अथोराइजेशन इज गिवन इफ द हॉस्पिटल कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 एंड अमेंडेंट्स देयर आफ्टर। दैट मीन्स कि आपको अथोराइजेशन कब मिलेगी, अथोराइजेशन आपको तब मिलेगी जब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं, किसको, बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो, ठीक है, उनको फॉलो करते हो, तब आपको क्या मिलेगा, अथोराइजेशन मिलेगा बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने का, दैट मीन्स जनरेट करने का, ठीक है। दैट मीन्स जब तक आप उसके मैनेजमेंट के बारे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं बताओगे, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा आपके मैनेजमेंट से, तब तक आप बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट भी नहीं कर सकते हॉस्पिटल में। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल में वर्किंग करोगे, हॉस्पिटल को ऑपरेट करना चाहते हो, अगर हॉस्पिटल को चलाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, बायोमेडिकल वेस्ट को तो मैनेज करना होगा। दैट मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट तो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है, और होगा तो उसे आपको मैनेज करना होगा। इसी वजह से जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आपको ऑथराइजेशन देता है, सर्टिफिकेट देता है। जब तक आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे, आप उसको उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और ये जो टॉपिक अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये अलग से है, जिसके अंदर हमने इसकी कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस किया है, और बायोमेडिकल वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट मीन्स किस तरीके से हम इसको रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, डीप बेरियल, इसको मिट्टी में गाड़ना, जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसमें इन्फेक्शन होता है, ऑब्वियसली बात है, हॉस्पिटल के वेस्ट में इन्फेक्शन होता है। दैट मीन्स इन्फेक्शन से बचाना होता है अपने को, पब्लिक को, एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को। रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, अब उस हॉस्पिटल की बात हो रही है जिस हॉस्पिटल में आपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रखा है, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं होता है। अपन बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल की जहाँ पे अगर आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, तो आपको पता है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन होती है, और रेडिएशन कौन सी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट मीन्स जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करती है। रेडिएशन के बारे में आपको अच्छे से पता है, बिकॉज आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही रिलेट करते हो, ठीक है। अपना जो डिप्लोमा है वो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स रेडिएशन के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसकी जो अथॉरिटी है वो आपको पता है AERB होती है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दैट मीन्स कि आप रेडिएशन से बचने के जितने भी उपाय हैं वो आपने सारे कर रखे हैं, शील्डिंग वगैरह जितनी भी है वो सारी आपने अच्छे से कर रखी है। This certificate must be obtained which required periodic inspection of radiation areas. The certificate is issued by the AERB. ये सर्टिफिकेट आपको देता कौन है, AERB देता है। और AERB क्या करता रहता है, पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करता है हॉस्पिटल का, कि जो भी रेडिएशन से बचने के उपाय होने चाहिए वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले अप्लाई कर रखी थी, AERB ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, बट बाद में आप वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे हो, ना फॉलो अप कर रहे हो, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा। वो बार बार इंस्पेक्शन करता है अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स आपको वो सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस सारी फॉलो करनी होगी, तभी आपको AERB सर्टिफिकेट देगा। उसी के बेस पे आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को वहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड यूजेस ऑफ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स। दैट्स जैसा कि अपन बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर ड्रग्स भी होंगे आपके, ठीक है। दैट मीन्स मेडिकेशंस भी होंगी। आपको भी पता है कि मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो आप जब तक कोई भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता आप उन्हें काम में नहीं ले सकते, बिकॉज वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि दैट मीन्स कि जो आप ड्रग्स वहाँ पर रख रहे हो, ठीक है, इनका भी आपको क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, बिकॉज
दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप अगर उनको काम में लेते हो तो हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ड्रग सेल लाइसेंस फॉर मेडिकल स्टोर। हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर रहे हो, पेशेंट का ट्रीटमेंट करो तो वहाँ पे आपको दवाइयाँ भी चाहिए होंगी, दवाइयों के लिए आपको मेडिकल स्टोर चाहिएगा और मेडिकल स्टोर के लिए आपको लाइसेंस चाहिएगा। फॉर ईच फार्मेसी इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगर कोई भी फार्मेसी आप ओपन करो विच इज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ मेडिसिन टू OPD IPD और आउटसाइड पेशेंट, ठीक है, चाहे वो OPD के पेशेंट के हो या फिर वो चाहे IPD के पेशेंट हो, ठीक है, या फिर आपके आउटसाइड के पेशेंट हो, ठीक है, कोई भी पेशेंट हो, अगर आप मेडिसिन सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ए सेपरेट लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, DSCO, दैट मीन्स ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू आपको लाइसेंस चाहिएगा। दिस लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट रेगुलेशन अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इज बीइंग फुलफिल्ड स्पेसिफिकली द एरिया स्टोरेज टेक्निकल स्टाफ एंड कॉम्प्लियंस टू ड्रग शेड्यूल्स। दैट मीन्स कि लाइसेंस आपको इसलिए चाहिए कि आप इस लाइसेंस के थ्रू ये प्रूव कर सकते हो या फिर आप ये चीज़ बता सकते हो कि जो भी ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताती है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उसको फॉलो करो। किस तरीके से ड्रग को स्टोरेज करना चाहिए, वहाँ पे स्टाफ कैसा होना चाहिए, टेक्निकल स्टाफ क्या होना चाहिए, कंप्लेंसेस टू ड्रग शेड्यूल्स, ड्रग्स के क्या शेड्यूल होने चाहिए, कहाँ पे आपने मेडिकल स्टोर बना रखा है, आसपास का एरिया देखना पड़ता है, स्टोरेज, दैट मीन्स सारी जितनी भी कंडीशंस है, अगर आप वो सारी कंडीशंस वहाँ पे फॉलो अप करते हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइसेंस अप्रूव करा सकते हो। लाइसेंस फॉर स्टोरिंग एंड यूजेज ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, दैट मीन्स कि मेडिकल स्टोर आपने वहाँ पे बना लिया हॉस्पिटल में। दूसरी बात, हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो वहाँ पे आप पेशेंट की केयर करते हो, ठीक है, तो पेशेंट की केयर के लिए अगर आपको नारकोटिक ड्रग्स चाहिए या फिर कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिएगा। और लाइसेंस किससे चाहिएगा, जो भी आपका स्टेट है वहाँ पे स्टेट पे जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, ठीक है, उससे आपको लाइसेंस चाहिएगा। और ये लाइसेंस कौन से एक्ट के थ्रू मिलता है, आपको NDPS एक्ट के थ्रू मिलता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जो कि 1985 में बनाया गया था। इस एक्ट के थ्रू आपको लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस आपको कब मिलेगा, जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे। द हॉस्पिटल दैट यूजेज NDPS फॉर पेशेंट केयर मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस अंडर NDPS एक्ट 1985 फ्रॉम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स कि जो भी हॉस्पिटल अगर पेशेंट की केयर के लिए NDPS यूज़ करता है, दैट मीन्स नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अगर वो यूज़ करता है, तो उसको NDPS एक्ट 1985 के तहत स्टेट, दैट मीन्स अपने राज्य की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उससे लाइसेंस चाहिएगा। द लाइसेंस स्पेसिफाइज द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ NDPS। लाइसेंस क्या स्पेसिफाई करता है कि NDPS की आप क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे हो, किस प्रकार का आप NDPS वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, एंड नीड टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस टाइम टू टाइम आपने को क्या करना पड़ेगा, इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। एक्साइज परमिट टू स्टोर स्पिरिट। अब आपको भी पता है हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर अपने को स्पिरिट चाहिए होती है, ठीक है, तो स्पिरिट को स्टोर करने के लिए, दैट मीन्स अगर आप लार्ज अमाउंट में स्पिरिट को मंगाते हो, आप स्पिरिट को काम में ले रहे हो, वो तो आपका ड्रग लाइसेंस वगैरह उसमें आ जाएगा। बट आपको भी पता है कि हॉस्पिटल के अंदर स्पिरिट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप इसको स्टोर करते हो या फिर आप ज़्यादा अमाउंट में मंगवाते हो, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर आप मंगवाओगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। और अगर स्टोर करते हो उसके लिए आपको वहाँ पे परमिट चाहिएगा, बिकॉज स्पिरिट क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है इसमें। टू स्टोर स्पिरिट बियॉन्ड अ सर्टेन क्वांटिटी द हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमिट फ्रॉम द स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट। जो भी आपका स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से आपको क्या चाहिएगी, स्पिरिट को स्टोर करने की परमिट चाहिए। और या फिर आपका जो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है वो जितनी आपको लिमिट बताता है उतनी ही लिमिट में आप क्या कर सकते हो, स्पिरिट को स्टोर कर सकते हो। This is done to ensure that the facility is safe for storing spirit which is
combustible in nature and also that it is not solid illicity as liquor. That means also that it is not sold illicity as liquor. दैट मीन्स जैसा कि आपको पता है कि स्पिरिट के यहाँ पे दो हार्मफुल इफेक्ट्स है। एक तो ये कि ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, दैट मीन्स इसमें आग लग सकती है। दूसरा, इसको एज ए अल्कोहल भी काम में लिया जा सकता है, फिर लिक्विड, ठीक है, नशीली पदार्थ होता है, नशीली पत्तों, दैट मीन्स इसको एज ए अल्कोहल भी काम में लिया जा सकता है, एज ए हम इसको एनेस्थेटिक भी काम में ले सकते हैं, ड्रग के रूप में इनको काम में लिया जा सकता है। तो दैट मीन्स दो इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो इस वजह से जो आपका एक्साइज स्टेट डिपार्टमेंट है वो जब तक आपको परमिट नहीं करता है या फिर वो आपको लिमिट नहीं बताता है तब तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, और वो जितनी लिमिट आपको बताएगा उतना ही आप स्पिरिट को वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। दैट मीन्स सेफ़ कंडीशन के अंदर, ठीक है, वो भी सेफ़ कंडीशन, या फिर जो आपका स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट है वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको किस तरीके से स्टोर करना है, हॉस्पिटल के कौन से डिपार्टमेंट में स्टोर होना चाहिए, कहाँ पर इसको आप स्टोर करोगे, कितना स्टोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें फॉलो अप करने के बाद ही आपको स्पिरिट को स्टोर करने का परमिट मिलता है। लाइसेंस फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब फिर से बात आती है आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आपको रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट आपके पास है तो रेडियोथेरेपी में आपके जो एग्जांपल कोबाल्ट 60, आयोडीन, गोल्ड, ठीक है, जितने भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये आपको क्या, इनको दैट मीन्स काम में लेने के लिए आपको क्या चाहिएगा, लाइसेंस चाहिए। और ये कौन देगा, क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की अथॉरिटी कौन है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इफ़ द हॉस्पिटल यूजेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज आयोडीन 125, फ्लोरीन 18 एटसेट्रा फॉर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट के लिए आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, रेडियो एक्टिव सोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तब इट विल नीड अ लाइसेंस फ्रॉम AERB टू प्रोस्योर एंड स्टोर द सेम। दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव सोर्स को स्टोर करना और उसको प्रोसेसर में लाना, ठीक है, उसको काम में लेना, दोनों के लिए आपको क्या चाहिएगा, AERB से लाइसेंस चाहिएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से लाइसेंस चाहिएगा। द लाइसेंस इज गिवन फॉर स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड लाइसेंस मस्ट बी रिन्यूड पीरियडिकली। दैट मीन्स के लाइसेंस में इतनी सब चीज़ें होती हैं कि वो आपको स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए दे देता है। दैट मीन्स कि आपके पास ये नहीं है कि आपने लाइसेंस ले लिया तो आप वहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख सकते हो, नहीं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको AERB अप्रूव करता है आपको वही काम में लेना होता है, और उसकी क्वांटिटी भी आपको AERB ही अप्रूव करेगा। दैट मीन्स कि इतनी क्वांटिटी आप वहाँ पे काम में ले सकते हो। एंड लाइसेंस मस्ट बी रिन्यूड पीरियडिकली, और लाइसेंस को आपको पीरियडिकली टाइम टू टाइम रिन्यू कराना होगा। और AERB जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस आपको बताता है वो सारी की सारी आपको वहाँ पे फॉलो करनी होंगी। परमिट फॉर स्टोरिंग डीजल। अब अपन बात करें यहाँ पे डीजल की, डीजल को स्टोर करने के लिए भी आपको परमिट चाहिएगा। अब जैसा कि अपन बात करते हैं, सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि अपने को डीजल यहाँ पे क्या क्यों चाहिएगा। बिकॉज अगर आपका जो हॉस्पिटल, कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आपको अच्छे से अवेलेबल नहीं हो, या फिर हॉस्पिटल के अंदर, दैट मीन्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ज़्यादा चाहिएगी, जो कि आपको सिटी से मिल रही है, अगर उससे वहाँ पे पूर्ति नहीं हो रही तो वहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, जनरेटर चाहिएगा, ठीक है। तो जनरेटर को चलाने के लिए आपको वहाँ पे क्या चाहिए, डीजल चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि आप डीजल को क्या करो, एक साथ कहीं से मंगा के आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहाँ पे क्या चाहिएगा, परमिट चाहिएगा। इफ़ द हॉस्पिटल यूजेज या फिर इफ़ द हॉस्पिटल स्टोर्स लार्ज quantity of petroleum products such as diesel for using in diesel generator, a permit must be obtained from the Controller of Explosive under Petroleum Act 1934. That means अगर हॉस्पिटल कोई भी जो पेट्रोलियम से चलने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल जनरेटर हुआ, इन सबको चलाने के लिए अगर वो डीजल वगैरह स्टोर करना चाहता है तो उसको किससे,
पेट्रोलियम एक्ट का जो है, पेट्रोलियम का जो एक्ट आता है जो कि 1934 में बना था, उस एक्ट के तहत कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से परमिट चाहिए कि बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल जो डीजल है वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लग सकती है, तो इसको उससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि डीजल को स्टोर करने के लिए आपको कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से परमिट चाहिएगा। द परमिट इज़ रिक्वायर्ड जनरली इफ़ द स्टोरेज रिक्वायर्ड इज़ इन एक्सेस ऑफ 30 लीटर। परमिट कब चाहिए, जब आप 30 लीटर से ज़्यादा अगर डीजल स्टोर करते हो। द रूल्स गिवन अंडर द एक्ट मस्ट बी कंप्लाइड विद द परमिट मस्ट बी रिन्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दैट मीन्स कि जो पेट्रोलियम एक्ट है उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए आपको वो फॉलो अप करने होंगे, और उसके बाद में जो आपको परमिट मिलता है उस परमिट को आपको टाइम टू टाइम रिन्यू भी कराना होगा। सेम जिस प्रकार से हमने बात की डीजल को स्टोर करने की, स्पिरिट को स्टोर करने की, बिकॉज ये सब फ्लेमेबल है, ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर, दैट मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसको भी अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको परमिट चाहिए, बिकॉज ये भी फ्लेमेबल होता है। एलपीजी आपको क्यों चाहिए, बिकॉज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर आपका स्टाफ भी वहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा वर्किंग स्टाफ है। दूसरा वहाँ पर पेशेंट्स भी हैं, तो उनका जो फूड दैट मीन्स उनका जो खाने पीने का है उसके लिए आपको वहाँ पे एक कैंटीन इशू, दैट मीन्स ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल की खुद की कैंटीन होती है, ठीक है, जो कि हेल्दी फूड प्रोवाइड कराती है पेशेंट्स को, ठीक है। या फिर अपन बात करें कि पेशेंट को जिस तरीके का खाना डॉक्टर बताता है उस तरीके से जो खाना होता है वो आपको कैंटीन वहाँ से प्रेफर करती है। तो इसी वजह से कैंटीन चलाने के लिए आपको वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अब एलपीजी सिलेंडर भी अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको परमिट चाहिएगा। दूसरी बात, एलपीजी के अंदर भी अपने दो चीज़ आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर भी, इसमें एक अपना होता है घरेलू और एक होता है बिजनेस सिलेंडर, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप दैट मीन्स जो अपना होम सिलेंडर, होम का जो घरेलू सिलेंडर होता है वो भी वहाँ पर आप काम में नहीं ले सकते। इफ़ द हॉस्पिटल स्टोर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एलपीजी सिलेंडर फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल्स किचन और एनी अदर पर्पज़, हॉस्पिटल के किचन में या फिर हॉस्पिटल के कोई भी अदर पर्पज़ में अगर आपको एलपीजी काम में लेनी है और उसके लिए आप एलपीजी को स्टोर करना चाहते हो, इट शैल टेक अ परमिट फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव अंडर पेट्रोलियम एक्ट 1934। वही सेम बात, पेट्रोलियम जो एक्ट है जो 1934 में बना था उसके तहत कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से आपको इसके लिए भी क्या चाहिएगा, परमिट चाहिएगा। तो यहाँ तक दैट मीन्स अपनी ये सारी बातें होगी कहाँ की, कि हॉस्पिटल के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अपन ने मेन डॉक्यूमेंट्स की बात की, इसके अलावा भी हर एक छोटी से छोटी डिपार्टमेंट और हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको हॉस्पिटल में क्या चाहिएगा, लाइसेंस चाहिएगा। और लाइसेंस के लिए मैं आपको फिर से एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी पढ़ी, आप अगर यहाँ पे केवल इनकी हेडिंग्स याद कर लेते हो और इनके एक्ट या फिर इनकी जो अथॉरिटी के नाम है वो याद कर लेते हो, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था म्युनिसिपल बायलॉज। म्युनिसिपल का बायलॉ क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे भी आप हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ओपन करना चाहते हो, जहाँ पे आप हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, वहाँ की जो म्युनिसिपल है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने होंगे। म्युनिसिपल बायलॉज का केवल इतना ही मतलब है। म्युनिसिपल समझ में आ रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं नगर पालिका, ठीक है। जो भी आपकी नगर पालिका लगती है, नगर पालिका के आपके जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे आपको फॉलो करने होंगे। अलग अलग जगह की नगर पालिका के अलग अलग नियम होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, जगह के अकॉर्डिंग ये रूल्स बदलते रहते हैं और आपको वो रूल्स फॉलो अप करने होंगे। म्युनिसिपल बायलॉज है क्या, म्युनिसिपल बायलॉज आर पब्लिक रेगुलेटरी लॉज विच अप्लाई इन अ सर्टेन एरिया। दैट मीन्स इनका एरिया जो होता है वो डिवाइडेड होता है, अलग अलग एरिया में डिवाइडेड होती है और उसी एरिया में वो लॉज अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, जहाँ की नगर पालिका है वहीं के, दैट मीन्स, ठीक है। म्युनिसिपल बायलॉज आर पब्लिक रेगुलेटरी के नियम होते हैं जो कि एक सर्टेन एरिया में ही अप्लाई किए जाते हैं। बायलॉ इज मेड बाय ए नॉन सवर्न बॉडी विच डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द अनदर गवर्निंग बॉडी एंड कैन ओनली बी मेड ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ द मैटर। दैट मीन्स कि बायलॉज जो हैं वो एक नॉन सॉवरेन बॉडी बनाती है, विच डेराइव्स इट्स अथॉरिटी, और वो जो अथॉरिटी आपको उसको कहाँ से मिलती है, अनदर गवर्निंग बॉडी, दूसरी बॉडी, दैट मीन्स दूसरे डिपार्टमेंट से उसको अथॉरिटी मिलती है। दैट मीन्स कि जो आपके म्युनिसिपल होती है, नगर पालिका होती है, वो डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे
डिपार्टमेंट पे, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं होती है। एंड कैन ओनली बी मेड ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ मैटर, और ये नहीं है कि वो उस कहीं पे भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करा सकती है, ठीक है, या फिर वो अपने जो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक वाइड रेंज में फैले होते हैं, लिमिटेड होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। ये बात हो रही है नॉर्मल म्यूनिसिपल बायलॉज की। अपन बात करेंगे अपने हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो दैट मीन्स कि हॉस्पिटल अगर आप वहाँ पे किसी भी कहीं पे भी ओपन कर रहे हो, तो वहाँ की जो नगर पालिका, जो भी नगर पालिका आपके नियर बाय लगती है, उस नगर पालिका के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करने होंगे। A local council or municipal government derive its power to pass law through a law of the national or regional government which specifies what things the town or city may regulate through the bylaws। That means कि अपन ने बात की कि जो म्यूनिसिपल नगर पालिका होती है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है, बट उसमें इतनी पावर होती है कि वो खुद के लॉ पास कर सके, ठीक है। दैट मीन्स नगर पालिका खुद के लॉ बना भी सकती है और खुद के लॉ पास भी कर सकती है, ठीक है, थ्रू अ लॉ ऑफ द नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। और किसके थ्रू? दैट मीन्स ये नहीं है कि वो अपना नया लॉ बना लेगी अलग से, ठीक है, जो कहीं पे था ही नहीं, ना तो वो नेशनल गवर्नमेंट में है या फिर ना उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट लगती है वहाँ पे है, ये चीज़ें नहीं है। वो उन्हीं लॉज में से, ठीक है, जो कि अपनी नेशनल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसमें जो लॉ है वो उनमें से कोई भी लॉ को उठा के जो उसको सही लगता है, सुटेबल लगता है, वो उसको पास कर सकती है अपने एक सर्टेन एरिया के अंदर। It is therefore a form of delegated legislation within its jurisdiction and specification to those areas mandated by the higher body. A municipal bylaw is no different than any other law of the land and can be enforced with the penalties challenged in the court and must comply with the other law of the land such as the country's constitution। That means कि साफ साफ यही है कि अगर आप नगर पालिका के नियम के विरुद्ध जाते हो, ठीक है, तो नगर पालिका आपसे उसकी पेनल्टीज़ भी ले सकती है, आपको कोर्ट में भी पेश कर सकती है, चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ठीक है, नगर पालिका आपको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। एंड मस्ट कॉम्प्लाई विद द अदर लॉ ऑफ द लैंड सच एज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी आपका देश का कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शंस उसको लेने होंगे या फिर जितने भी एक्शंस का उसको पास परमिट है वो सारे के सारे नगर पालिका एक्शन ले सकती है अगर आप नगर पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो। म्यूनिसिपल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर वो आप पे पेनल्टीज़ वगैरह लगा सकती है। Municipal bylaws are often enforceable through the public justice system and offenders can be charged with a criminal offence for the breach of bylaw। That means कि अगर breach of bylaw, breach यानी नियम तोड़ना, नियम के विरुद्ध जाना, ठीक है, अगर आप म्यूनिसिपल के किसी भी बायलॉ को तोड़ते हो या फिर उसके विरुद्ध जाते हो तो आप अपराधी माने जाते हो, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस, आप एक प्रकार से अपराधी माने जाते हो और उसके लिए आपको दैट मीन्स जो भी सज़ा होगी आप उस सज़ा के पात्र हो सकते हो। कॉमन बायलॉज इंक्लूड, ज़्यादातर जो नॉर्मल इन्होंने कॉमन बायलॉज बताए हैं जो कि हर एक नगर पालिका में होते हैं। व्हीकल पार्किंग, कहाँ पे आपको व्हीकल पार्किंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, यही सेम चीज़ पार्किंग आपकी किस में भी होती है, हॉस्पिटल में भी होती है। एंड स्टॉपिंग रेगुलेशंस, कुछ भी चीज़ आप बैन वगैरह करनी। एनिमल कंट्रोल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन आ गया। और जैसा कि हमने लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस के अंदर भी अपने ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी जब भी आप कोई भी हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करते हो, ऑपरेट करते हो। लाइसेंसिंग, नॉइज़, जोनिंग एंड बिजनेस रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज़, ठीक है। तो ये आपका म्यूनिसिपल बायलॉज था, एक छोटा सा टॉपिक है। म्यूनिसिपल बायलॉज सीधा सा है कि म्यूनिसिपलिटी गवर्नमेंट जो होती है आपकी, दैट मीन्स नगर पालिका जो है उसके क्या क्या नियम होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप उनके नियम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, बहुत लेंदी हो जाएगा। म्यूनिसिपालिटी नहीं चलानी है अपने को, यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी चलानी है तो फिर उसके नियम भी अपन पढ़ लेंगे। थैंक यू एवरीवन।